Namaste, I am Ayush Mudgal from Faculty of Law and Governance, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Subject is Administrative Law. This is session 1, Introduction. In this session, the subject is for semester 10, BA LLB, BBA LLB, BCom LLB, and LLB second year. So, in administrative law, the syllabus is divided into 3 units. So, we will discuss in detail unit number 1. In unit 1, there's topics like evolution and scope of administrative law. What is the nature, what is the scope, and how it developed, what is the historical background of administrative law, how it came into existence. Other than that, some concept which we have already read in constitution, but we will discuss it, we will discuss all that concepts in the purview of administrative law, how they came into existence, how they apply in constitutional law, and how they apply in administrative law, like rule of law, then separation of power, legislative doctrine of legislative expectations, doctrine of legitimacy, and doctrine of reasonability, doctrine of judicial review. So the administrative law is defined. I'll recite a definition. So once you at once just listen, then we'll see it in parts and understand it. What is it? Administrative law is a part of a branch of law which basically deals with the public law, and that public law must be in contrast with private law. So in a way, administrative law govern the procedure that government agencies must follow in order to take actions that affect private parties. So एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक अलग से ब्रांच ऑफ लॉ है जो कि डील करती है पब्लिक लॉ के साथ, पब्लिक लॉ के साथ, और वही पब्लिक लॉ होना चाहिए प्राइवेट लॉ के कॉन्ट्रास्ट में, रिलेशन में. पब्लिक लॉ मस्ट बी इन कॉन्ट्रास्ट विथ प्राइवेट लॉ. सो अगर हम इसका एक क्रक्स निकालें तो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऐसा लॉ है जो कि गवर्न करता है, किस चीज़ को गवर्न करता है? ऐसे प्रोसीजर को. प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऐसा प्रोसीजर देता है जो कि गवर्नमेंट एजेंसीज को फॉलो करना चाहिए. किस चीज़ के लिए फॉलो करना चाहिए? जिससे कि ऐसा कोई भी एक्शन है जिससे कि प्राइवेट पार्टी अफेक्ट हो रही है, उस प्राइवेट पार्टी के जो अफेक्ट होने का जिस भी प्रकार से डील किया जाएगा, जिस भी प्रकार का प्रोसीजर होगा, उसको गवर्न करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बनाया गया. पहले पब्लिक लॉ था, उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट आया प्राइवेट लॉ का. जब आपने PIL पढ़ा होगा, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, दोनों में डिफरेंस समझा होगा कि किस प्रकार पब्लिक लॉ इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्राइवेट लॉ. इनके ये किस प्रकार किस चीज़ को इफ़ेक्ट करते हैं, किस लेवल पे इफ़ेक्ट करते हैं. जनरली एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील करता है पब्लिक एक्शंस ऑफ एनी प्राइवेट पार्टीज़. प्राइवेट पार्टीज़ हैं जो कि कोई एक्शन कर रहे हैं और वो एक्शन पब्लिक इन नेचर है. अगर उसको वो अफेक्ट हो रहा है, तब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ फ्रेम में आता है. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ उस चीज़ को गवर्न करता है, प्राइवेट पार्टीज पब्लिक एक्शंस, जैसे कि फॉर एग्जांपल टैक्सेशन, इंश्योरेंस, then corporate social responsibility, other than that trade, that all start with the trade. 20th सेंचुरी से पहले एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इतना इंडिया में नहीं था, ये ट्रेड के साथ स्टार्ट हुआ. अगर नॉर्मल भाषा में बताएं तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक ऐसा माध्यम है जिस ऐसा एक लॉ बना है जिसके माध्यम से
जुडिशरी पे बर्डन कम हो जाए, इसको एक दिमाग में रखकर एक लॉ बनाया गया था, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ मतलब प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लॉ, जो कि अप्लाई होता है प्राइवेट पार्टीज में। जब हमने बात की थी, एक मैक्सिम है डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स, कि लॉ डजंट एंटरटेन द ट्रिफिल मैटर्स, लेकिन वो मैटर्स ट्रिफिल हैं, किसी के पब्लिक एट लार्ज के लिए ट्रिफिल हो सकते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए ट्रिफिल नहीं हो सकते हैं, बट मैटर तो है। तो इसी प्रकार प्राइवेट पार्टीज के जो एक्शंस हैं वो जब कोर्ट में जाते हैं तो जो टाइम लिया जाता है, टाइम टेकन जो एक्टिविटी है वो बहुत यूज़ हो जाती है। उस एक्टिविटी को कम करने के लिए, जो टाइम कम करने के लिए एक माध्यम लाया गया है जिसको बोलते हैं ट्रिब्यूनल्स, प्राधिकरण। जैसे कि आपने सुना भी होगा ITAT, इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल, उसके बाद एनक्लेट, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल वगैरह वगैरह, ये ट्रिब्यूनल्स, प्राधिकरण, इनके पास भी ये एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दोनों का मिश्रण होता है। मैंने जिस प्रकार आपको पहले भी बता चुका हूँ कि लॉ बनाने की जो भी प्रक्रिया है वो लेजिस्लेटिव जो अंग है वो बनाता है, उसको एनफोर्स करता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है एग्जीक्यूटिव, और जुडिशरी का काम है उसको इंटरप्रेट करना। बट नाउअडेज लेजिस्लेशन बना रहा है, इसके अलावा जुडिशरी जो है थ्रू जजमेंट्स लॉ बना रही है, और एग्जीक्यूटिव ऑल्सो ए पार्ट ऑफ लॉ मेकिंग एक्टिविटी थ्रू ट्रिब्यूनल्स। सो तीनों अंग जो हैं क्वाज़ी फेडरल सिस्टम के अकॉर्डिंग, तीनों अंग लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी अपने अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करेंगे, जो भी उनको पावर्स दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उनका निर्वहन करेंगे, परंतु एक दूसरे के मंडल में प्रवेश ना करेंगे। दे वॉन्ट एनक्रोच इन anyone's sphere. That is the classic quasi-federal. But as we can see, legislative, the work is assigned to legislative is making law, but nowadays even executive is making law, judiciary is making law, but they all are doing it in good faith, in connection of cooperation and coordination with each other. Now as we have seen that now administrative body, which is executive, can also make law. Let's discuss how executive makes law. Administrative law generally एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज को, गवर्नमेंट एजेंसीज को गवर्न करता है और कंट्रोल करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के थ्रू गवर्नमेंट एजेंसीज बनी, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज बनी। उन एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज को किस प्रकार कार्य करना है, किस प्रकार वो लॉ बना सकती हैं, किस प्रकार उनको गवर्न करना है, उनको कंट्रोल करना है, ये सब होगा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के द्वारा। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या करता है? फर्स्ट, कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज और गवर्नमेंट एजेंसीज। लाइक गवर्नमेंट एजेंसीज या एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज क्या क्या हैं? ट्रिब्यूनल्स, अदर देन UPSC, सर्विस कमीशंस, जितने भी पब्लिक लॉज और पब्लिक एक्शंस और प्राइवेट पार्टी से डील करती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज, जो भी एजेंसी है गवर्नमेंट एजेंसीज, वो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज कहलाती हैं। उनको कंट्रोल करने का कार्य है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। और जितने भी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स हैं उनको फैसिलिटेट करने का काम करता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी प्राइवेट पार्टी है, अगर उसका कोई एक्शन है, पब्लिक एक्शन है, अगर वो उस एक्शन के लिए कोर्ट जाना चाहता है, तो जो जितने भी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर आएंगे रास्ते में, उनको कम करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक पर्टिकुलर एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी बनाएगा, जिसको कहते हैं ट्रिब्यूनल, जिससे कि
जो प्रोसीजर है उससे प्राइवेट पार्टी को ज़्यादा अफेक्ट ना हो, उस प्रोसीजर को फैसिलिटेट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बनाया गया है. Administrative law basically govern and control administrative agencies and their functions in relation with the private parties. Now, डेवलपमेंट किस प्रकार हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का? दो प्रकार के लीगल सिस्टम्स थे हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड, जैसे सिविल लॉ एंड कॉमन लॉ. Civil law generally in civil law, if we say it, generally deal with the private law. So there was a professor Dicey from England. He compared the system of government or legal system of UK and France. UK is of common law country and France is सिविल लॉ कंट्री. सो इन दोनों के लीगल सिस्टम को कंपेयर किया और कंपेयर करने के बाद एक अवधारणा दी जिसको हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ. वी ऑल हैव रेड इट अंडर आर्टिकल 14 रूल ऑफ लॉ, एंड the concept came after Magna Carta is the rule of law is the basis of the concept Magna Carta. Rex and lex. Before Magna Carta, the judge, there was the king who made the law, but after Magna Carta there was the law which will make the king. So the supremacy of law, rule of law, the concept of law came into existence firstly in Magna Carta. So we will discuss it under particular chapter, rule of law and administrative law. So in civil law countries, that was the administrative law is also called droit administrative. So this is also a chapter. We will discuss this chapter under the historical background of administrative law. So we have discussed the introduction part of administrative law. So for next lecture, before next lecture we will discuss next lecture. Please go through some questions like what is private law, what is public law, what is the difference between private and public law. Other than that, some doctrines. Just go through the basics of these doctrines like judicial review, rule of law, separation of power, doctrine of legitimate expectations, doctrine of legitimacy, and doctrine of reasonability. Reasonability means lack of arbitrariness. So please go through this and read the Dicey's rule of law, because in next lecture we will discuss the Dicey's rule of law. Other than that, I'll send you the list of cases where the administrative law how affect the judicial system, like MC Mehta versus Kamalnath case. Polluter pays principle is the example of reasonability, the administrative reasonability under administrative law. Other than that, the concept of absolute liability is the example of reasonability under administrative law, like lack of arbitrariness. So in next lecture we will discuss about the administrative law, rule of law, separation of power. So please go through by public and private law, and if you have any doubt you can mail me and I'll provide you the notes of that. And for better understanding, please have administrative book. I'll suggest IP Messi. Please have that book and start reading. Thank you.